नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 38 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीटीसी, डीपीएसबी, यूपीएससी और अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोहभंग हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस जो विचारधारा में ये जो बात कही गई है, इसमें अलगाव की बात कही जा रही है। ठीक है, तो मोहभंग का मतलब क्या, अलगाव की बात कही जा रही है। तो अलगाव की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तेहन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो वस्तेहन उपागम कौन सा था? मैंने आपको मैक्स वेबर के चैप्टर में बताया हुआ था कि मैक्स वेबर की जो वस्तेहन है उसमें हम कर्ता के स्थान पर अपने आप को रख कर घटना का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ही ऐसी घटना घटी है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होती हैं। इसलिए वस्तेहन उपागम का जो प्रयोग है वो मैक्स वेबर ने किया था, ये उन्होंने आविष्कार किया था इस पद्धति का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है। ठीक है, तो मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच में अंतर मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है, उन्होंने मूल्य के जो प्रकार बताया है, कौन कौन से मूल्य होते हैं, मूल्य तटस्थता की बात की है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संरचना के सिद्धांत में गिडेंस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं, किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किसकी बात की है? संरचनात्मक द्वैत की नहीं बात की है। ठीक है, उन्होंने ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात की है, संरचना द्वैत। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों की बात की है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति की बात करें या फिर समाज की बात करें। तो अपने पहले जो थिंकर थे उसका वो कोई व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता था, कोई समाज को महत्वपूर्ण मानता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सामंजस्य की बात की है कि व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है और समाज भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि समाज से सारे व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो क्या समाज चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर समाज को ही निकाल दिया जाए व्यक्तियों के जीवन से तो क्या होगा, ये एक पशु समाज हो जाएगा। ठीक, पशु की तरह हो जाएंगे हम लोग। तो यही उन्होंने कहा है कि संरचना जो है, व्यक्ति जो है वो समाज पर निर्भर है, समाज जो है वो व्यक्ति पर निर्भर है। तो उन्होंने ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना द्वैत की बात की है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करती है। एंथनी गिडेंस ने संरचना में किसकी बात की है? नियम और संसाधन की बात की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब नियम और संसाधन की बात आए तो एंथनी गिडेंस के संरचना के मूल तत्व तो यही हैं। ठीक है, और इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है एंथनी गिडेंस का, तो आप डिटेल में वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पूरा थियरी को डिस्क्राइब करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर देखिए, नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटित होती है, यानी इनमें से क्या है जिसको हम कह सकते हैं नमूना लेने में गलती हो गई। तो देखते हैं, पहला है नमूने के आकार में कमी। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नमूना होता है उसके आकार में यदि कमी हो गई तो उसको हम और भी ज़्यादा गहराई से निरीक्षण करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास 10 ही इकाइयाँ हैं तो हम उस 10 इकाइयों को क्या करेंगे, अच्छे से सूक्ष्मदर्शी से उसको देखेंगे ना कि क्या क्या कमियाँ हैं, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कार्य कारण संबंध है। तो ये तो नहीं है। नमूने के आकार में वृद्धि, यादृच्छीकरण की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसमें देखिए, नमूने के आकार में वृद्धि, ये बिल्कुल है नमूना लेने में जो गलती होती है उसमें नमूने के आकार में वृद्धि इसको ले सकते हैं, क्योंकि जब नमूना बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम किसी नमूने पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, किसी स्थान पे कोई इकाई से हम ज़्यादा नमूने ले लेंगे, किसी इकाई से कम ले लेंगे, तो ये क्या होगा, समग्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब नमूने के आकार में वृद्धि होती है तो माना जाता है कि नमूना लेने में गलती हो गई। तो याद रखिएगा, इसमें होगा नमूने के आकार में वृद्धि। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि नमूना लेने की लॉटरी विधि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? निर्वचन के लिए किया जाता है क्या? सैद्धांतिकरण के लिए भी नहीं किया जाता, संकल्पना के लिए भी नहीं किया जाता, बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो लॉटरी विधि होती है वो उसमें क्या करते हैं, वो कोई भी इकाई उठा लेते हैं। ठीक है, ये देवी संयोग पर निर्भर करता है कि हमारे हाथ में कौन सी इकाई आने वाली है। यानी मान लीजिए हम लॉटरी विधि से क्या करेंगे, हमको गांव के कुछ महिलाओं का यदि चयन करना है तो हम सारी महिलाओं का चयन, जिस महिला को हमको लेना है तो उसमें क्या करेंगे, हम सबका नाम लिख कर एक बाउल में डाल देंगे। ठीक है, फिर उस बाउल में हाथ डाल के जो भी हमको पर्ची मिलती है
तो जितनी महिलाएं हमको चयन करनी है, हाँ, उसमें क्या करेंगे, हम बार बार बाउल को हिलाकर उसमें से एक एक पर्ची निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेतरतीब ग्रहण के अंतर्गत आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है। तो प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है, एकल समूह है, क्योंकि एक ही समूह को पहले पूर्व और पश्चात में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये भी है। समानांतर समूह प्रयोग ये भी है, क्योंकि दो समूह बिल्कुल समान होते हैं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, एक पे हम नियंत्रित करते हैं, एक को नियंत्रित नहीं करते, ये भी है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फिर देखिए विवेकपूर्ण समूह ये भी है, लेकिन अवशिष्ट समूह नहीं होता कि जो बचा हुआ है वो हम सोच समझ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अवशिष्ट समूह नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए तत्काल उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है। यानी तत्काल उपयोग में हम तुरंत उपयोग करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो क्या हो गया, वो क्रियात्मक रिसर्च हो गया। यानी हमको यदि देखना है कि हाँ कुछ 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यानी जो कार्य हो रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है, तो हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे और उन्हीं कॉलेज का महीने 2 महीने में या फिर जितने भी दिनों में प्रतिवेदन मिल सके कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, इसीलिए। ठीक है, करप्शन इसीलिए व्याप्त है, तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक रिसर्च करेंगे। इसको तुरंत यदि हम रिपोर्ट देनी है कुछ दिनों में रिसर्च करके, तो क्या होगा, क्रियात्मक रिसर्च में, और इसको तुरंत लागू भी किया जाता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमको देखा जाए कि कुछ कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है उसके बारे में हमको रिसर्च करनी है। ठीक है, तो या फिर कोई वैकेंसी है क्लियर हुई, उसमें कुछ लोग बच्चे जो हैं वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें जो रिसर्च करने के लिए जो टीम लगती है। ठीक है, अभी देखिए यूपीएससी का जो पेपर हुआ था, तो कुछ बच्चों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, कुछ समय पहले ही मिल गया था हमको व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए एक टीम लगी और उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। उसमें कुछ रिटायर्ड जज वगैरह भी थे, तो उन्होंने रिसर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों का ये भ्रम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक रिसर्च हो गया, फिर उसको तत्काल लागू किया गया। ठीक है, सैम्पलिंग केसेस क्या है। सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग, यानी सैम्पलिंग के जितने भी प्रकार होते हैं उसका प्रयोग करना, ये तो सैम्पलिंग केसेस नहीं है। ठीक है, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, ये भी सैम्पलिंग केसेस नहीं है, क्योंकि ये इकाइयों के चयन से संबंधित है। शब्दशः शोधार्थी का जो ब्रीफ केस होता है, यानी जो सामान उसका होता है, उसको लेंगे, ये भी नहीं है। लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग करना, ये बिल्कुल है, क्योंकि सैम्पलिंग में हम किसको लेते हैं, लोगों को लेते हैं। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न और जो रेडियो है और भी जो टेक्नोलॉजी है उन सबको लेते हैं, ये सब सैम्पलिंग केसेस में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोहभंग हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस जो विचारधारा में ये जो बात कही गई है, इसमें अलगाव की बात कही जा रही है। ठीक है, तो मोहभंग का मतलब क्या, अलगाव की बात कही जा रही है। तो अलगाव की अवधारणा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तेहन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो वस्तेहन उपागम कौन सा था, मैंने आपको मैक्स वेबर के चैप्टर में बताया हुआ था कि मैक्स वेबर की जो वस्तेहन है उसमें हम कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर घटना का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ही ऐसी घटना घटी है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होती हैं, इसलिए वस्तेहन उपागम का जो प्रयोग है वो मैक्स वेबर ने किया था, ये उन्होंने आविष्कार किया था इस पद्धति का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है। ठीक है, तो मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच में अंतर मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है, उन्होंने मूल्य के जो प्रकार बताया है, कौन कौन से मूल्य होते हैं, मूल्य तटस्थता की बात की है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, संरचना के सिद्धांत में गिडेंस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं, किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किसकी बात की है, संरचनात्मक द्वैत की नहीं बात की है। ठीक है, उन्होंने ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात की है, संरचना द्वैत। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों की बात की है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति की बात करें या फिर समाज की बात करें। तो अपने पहले जो थिंकर थे
उसका वो कोई व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता था, कोई समाज को महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, सामंजस्य की बात की है कि व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है और समाज भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि समाज से सारे व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो क्या समाज चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर समाज को ही निकाल दिया जाए व्यक्तियों के जीवन से तो क्या होगा? ये एक पशु समाज हो जाएगा, ठीक, पशु की तरह हो जाएंगे हम लोग। तो यही उन्होंने कहा है कि संरचना जो है, व्यक्ति जो है वो समाज पर निर्भर है, समाज जो है वो व्यक्ति पर निर्भर है। तो उन्होंने ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना द्वैत की बात की है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करती है? एंथनी गिडेंस ने संरचना में किसकी बात की है? नियम और संसाधन की बात की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब नियम और संसाधन की बात आए तो एंथनी गिडेंस की संरचना के मूल तत्व यही हैं, ठीक है। और इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है एंथनी गिडेंस का, तो आप डिटेल में वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पूरा थियरी को डिस्क्राइब करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर देखिए, नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटित होती है? यानी इनमें से क्या है जिसको हम कह सकते हैं नमूना लेने में गलती हो गई? तो देखते हैं। पहला है नमूने के आकार में कमी। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नमूना होता है उसके आकार में यदि कमी हो गई तो उसको हम और भी ज़्यादा गहराई से निरीक्षण करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास 10 ही इकाइयाँ हैं तो हम उस 10 इकाइयों को क्या करेंगे, अच्छे से सूक्ष्मदर्शी से उसको देखेंगे ना कि क्या क्या कमियाँ हैं, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कार्य कारण संबंध है। तो ये तो नहीं है। नमूने के आकार में वृद्धि, यादृच्छीकरण की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसमें देखिए नमूने के आकार में वृद्धि, ये बिल्कुल है नमूना लेने में जो गलती होती है उसमें नमूने के आकार में वृद्धि इसको ले सकते हैं। क्योंकि जब नमूना बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम किसी नमूने पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। किसी स्थान पे कोई इकाई से हम ज़्यादा नमूने ले लेंगे, किसी इकाई से कम ले लेंगे, तो ये क्या होगा, समग्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब नमूने के आकार में वृद्धि होती है तो माना जाता है कि नमूना लेने में गलती हो गई। तो याद रखिएगा, इसमें होगा नमूने के आकार में वृद्धि। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि नमूना लेने की लॉटरी विधि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? निर्वचन के लिए किया जाता है क्या? सैद्धांतिकरण के लिए भी नहीं किया जाता, संकल्पना के लिए भी नहीं किया जाता, बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो लॉटरी विधि होती है वो उसमें क्या करते हैं, वो कोई भी इकाई एक उठा लेते हैं, ठीक है। ये दैवी संयोग पर निर्भर करता है कि हमारे हाथ में कौन सी इकाई आने वाली है। यानी मान लीजिए हम लॉटरी विधि से क्या करेंगे, हमको गाँव के कुछ महिलाओं का यदि चयन करना है तो हम सारी महिलाओं का चयन, जिस महिला को हमको लेना है तो उसमें क्या करेंगे, हम सबका नाम लिख कर एक बाउल में डाल देंगे, ठीक है। फिर उस बाउल में हाथ डाल के जो भी हमको पर्ची मिलती है, तो जितनी महिलाएं हमको चयन करनी है उसमें क्या करेंगे, हम बार बार बाउल को हिलाकर उसमें से एक एक पर्ची निकालेंगे, ठीक है। तो ये बेतरतीब ग्रहण के अंतर्गत आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है, एकल समूह है, क्योंकि एक ही समूह के पहले पूर्व और पश्चात में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये भी है। समानांतर समूह प्रयोग ये भी है, क्योंकि दो समूह बिल्कुल समान होते हैं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, एक पे हम नियंत्रित करते हैं, एक को नियंत्रित नहीं करते, ये भी है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फिर देखिए विवेकपूर्ण समूह ये भी है, लेकिन अवशिष्ट समूह नहीं होता कि जो बचा हुआ है वो हम सोच समझ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अवशिष्ट समूह नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, तत्काल उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है? यानी तत्काल उपयोग में हम तुरंत उपयोग करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो क्या हो गया, वो क्रियात्मक रिसर्च हो गया। यानी हमको यदि देखना है कि हाँ कुछ 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यानी जो कार्य हो रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है, तो हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे और उन्हीं कॉलेज का महीने 2 महीने में या फिर जितने भी दिनों में प्रतिवेदन मिल सके कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, इसीलिए, ठीक है, करप्शन इसीलिए व्याप्त है, तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक रिसर्च करेंगे। इसको तुरंत यदि हम रिपोर्ट देनी है कुछ दिनों में रिसर्च करके, तो क्या होगा, क्रियात्मक रिसर्च में, और इसको तुरंत लागू भी किया जाता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हमको देखा जाए कि कुछ कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है उसके बारे में हमको रिसर्च करनी है, ठीक है, तो या फिर कोई वैकेंसी है क्लियर हुई, उसमें कुछ लोग बच्चे जो हैं वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें जो रिसर्च करने के लिए जो टीम लगती है, ठीक है। अभी देखिए यूपीएससी का जो पेपर हुआ था तो कुछ बच्चों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक हो गया है, ठीक है, कुछ समय पहले ही मिल गया था हमको व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए एक टीम लगी और उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, उसमें कुछ रिटायर्ड जज वगैरह भी थे, तो उन्होंने रिसर्च किया
सर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों का ये भ्रम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक रिसर्च हो गया, फिर उसको तत्काल लागू किया गया। ठीक है, सैम्पलिंग केसेस क्या है? सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग, यानी सैम्पलिंग के जितने भी प्रकार होते हैं उसका प्रयोग करना, ये तो सैम्पलिंग केसेस नहीं है। ठीक है, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, ये भी सैम्पलिंग केसेस नहीं है क्योंकि ये इकाइयों के चयन से संबंधित है। शब्दशः शोधार्थी का जो ब्रीफ केस होता है, यानी जो सामान उसका होता है उसको लेंगे, ये भी नहीं है। लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग करना, ये बिल्कुल है क्योंकि सैम्पलिंग में हम किसको लेते हैं, लोगों को लेते हैं। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न और जो रेडियो है और भी जो टेक्नोलॉजी है उन सबको लेते हैं, ये सब सैम्पलिंग केसेस में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।